हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। इंडिया में कास्ट एंड कम्युनिटी के नाम पे भेदभाव सदियों से चलता आ रहा है और एफपीटीपी सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है कि माइनॉरिटी को कभी रिप्रेजेंटेशन ही ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट्स के बेसिस पे सीट्स नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिसीजन लिया। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल्स पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं और नंबर ऑफ सीट्स इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्व करी हैं। लोकसभा में यानी सेंट्रल लेवल पे टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक, अब एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करता कौन है? ये काम है डीलिमिटेशन कमीशन का। इस डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्पेशली रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री बनाने के लिए देश भर में। अब बाउंड्रीज बनाने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन देखती है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो जाती है, यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल ट्राइब का ही मेंबर खड़ा होगा। ठीक, अब शेड्यूल कास्ट के केस में कमीशन दो चीज़ें देखती है। अब प्रॉब्लम ये है कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन छोटे छोटे साइज में सब जगह फैल रखी है। ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके प्रॉपर, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स रोटेट होती रहती हैं ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। अगला टॉपिक आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, और इसमें सबसे पहली चीज़ आती है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो 18 या 18 साल से बड़ा है उसे वोट देने का अधिकार है। जेंडर, इनकम, सोशल स्टेटस, एजुकेशन कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 18 या 18 साल से बड़े हैं और देश के सिटीजन भी हैं तो आप वोट दे सकते हैं। वोट देने के साथ साथ सबको इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार भी है, पर इसके लिए एज रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शंस के लिए 25 साल, राज्यसभा इलेक्शंस के लिए 30 साल। ठीक, अब फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, इनका ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए हमने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बना रखी है। ये इलेक्शन कमीशन ही है जो इलेक्शंस को फ्री तरीके से कंडक्ट करता है। अब इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब इनके बीच में रैंक का भले ही डिफरेंस हो, बट पावर्स का नहीं होता। दोनों की पावर्स इक्वल होती हैं और तीनों को ही प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है 6 साल के लिए या मैक्सिमम 65 तक की एज के लिए, जो भी पहले हो। जैसे अगर कोई इंसान 61 की एज पे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है एंड 65 तक उसके 6 साल पूरे नहीं हुए तो भी उसे रिटायर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 65 की एज लिमिट सेट हो रखी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया भी जा सकता है उसकी टर्म से पहले, अगर दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट को रिकमेंड करें तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक अप टू डेट वोटर्स लिस्ट बनाते हैं ताकि सभी वोटर्स का नाम उसमें आ पाए और कोई मिस ना हो। दूसरा, ये इलेक्शंस की डेट एंड टाइम डिसाइड करते हैं। इसमें पोलिंग, काउंटिंग एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन सब आता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन के पास फुल पावर है सभी डिसीजंस लेने की ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। अगर ये चाहे या इनको लगता है कि सही टाइम नहीं है इलेक्शन के लिए तो ये उन्हें पोस्टपोन कर सकते हैं या ऑल टुगेदर कैंसिल भी कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेट में या पूरे देश में भी। अगर इन्हें लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही पोलिंग नहीं हुई यानी सही तरीके से वोटिंग नहीं हुई तो ये दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवा सकते हैं या दोबारा वोट्स की काउंटिंग भी करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ही पार्टीज को वेरीफाई करती है और उनका सिंबल भी अलॉट करती है। तो ये थे फंक्शंस इलेक्शन कमीशंस के। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कोई भी इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता, तो सबसे पहली इंप्रूवमेंट जो हो सकती है कि हमारे सिस्टम को एफपीटीपी से हटा के पीआर सिस्टम कर दिया जाए ताकि हर पार्टी को उसके वोट शेयर के हिसाब से सीट्स मिले। दूसरा, कम से कम 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तीसरा, इलेक्शन में पैसे के रोल को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए और जिन भी कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस हो उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए किसी भी हालत में। अगला, धर्म और जातिवाद के नाम पे कैंपेन्स बंद होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ लॉज होने ऐसे चाहिए
ताकि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। ठीक, ये हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें लिखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।